हाय दोस्तों, दिस इज GM Minto, सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग वाला। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग अक्टूबर की 4th वीक देखने वाले हैं। एक एक करके आज के भी क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉमन क्रेडिट पोर्टल नेम्ड सफल? किसानों के कल्याण के लिए भारत के किस राज्य ने हाल ही में सफल नाम से एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल या पंजाब। द आंसर इज व्हाट? ध्यान दीजिएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया था एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल। सफल का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। इसे लॉन्च किया गया था फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये इंडिया का पहला ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भारत का पहला ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है। तो याद रखिएगा, जो फैसिलिटी है एनेबल करेगा फार्मर्स और एग्री एंटरप्रेन्योर्स को कि वो एक्सेस कर सके 300 से ज्यादा टर्म लोन प्रोडक्ट्स को 40 अलग अलग बैंक से, ठीक है। एक बात बताइएगा, फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव किसने शुरू किया था? कौन सी राज्य सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल शुरू किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, Pierre Solidus has passed away recently. He was a renowned what? Businessman, painter, economist, dancer या composer? ठीक है, तो पूछा जा रहा है पियर सोलिजस की डेथ हुई है, ये कौन से क्षेत्र को बिलोंग करते थे? बिजनेसमैन, पेंटर, इकोनॉमिस्ट, डांसर या कंपोजर? जब हम बात करते हैं तो देखो, फ्रेंच पेंटर पियर सोलिजस has recently passed away in Nimes, France. He was born on 24th of December 1919 in Rhodes, France. He was known as the painter of black. ठीक है, owing to his interest in color, both as a color and non-color. ठीक है, खैर जब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से फील्ड को बिलोंग करते थे, क्या था, कोई खास वर्क था या नहीं, ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पॉपुलर थे फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड वॉज एन आइकन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर II यूरोपियन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। Which of the following three countries emerged as India's largest trading partner in April to August? तो अप्रैल से अगस्त के बीच में भारत की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन सी थी कंट्रीज? यूएसए, चाइना, रशिया, चाइना, यूएसए, जापान, सऊदी, चाइना, यूएसए, यूएसए, चाइना, यूएई, यूएई, चाइना, इंडोनेशिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी डेली करंट अफेयर्स करता होगा उसके लिए आसान हो गया होगा, कहीं ना कहीं वो पढ़ता ही होगा, ठीक है। तो बताइएगा टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारे कौन से थे? फटाफट देखिए, एज पर रिसेंट डेटा अवेलेबल विथ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर in April August of FY23 with a trading volume of USD 57,632.37 million. यूएसए के बाद से चाइना होता है, ठीक है, और चाइना के बाद से यूएई। ये आप लोग याद रखे रहो, यूएसए और चाइना में एक जंग छिड़ी हुई है, कभी वो टॉप पर है कभी ये टॉप पर है। मतलब 2019 में एक है तो 20 में दूसरा है, 21 में एक है तो 22 में दूसरा है, इस तरीके से इनका रहता है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, यूएसए चाइना में से कोई दो में से एक तो टॉप रहता है और दूसरा सेकंड रहता है, थर्ड हमारा यूएई है। तो ये इस कॉन्सेप्ट से आप याद ही रखो, ठीक है। खैर नेक्स्ट, रिसेंटली PHDCCI हैज साइंड MOU with Green State Hydrogen India Private Limited to set up a center of excellence in green energy. The COEG will be set up in which place? हैदराबाद, पुणे, तिरुवनंतपुरम, अमरावती या न्यू दिल्ली? क्या आंसर है बताओ? देखो, आपसे पूछा जा रहा है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन एनर्जी पे है, ये कहाँ शुरू किया जाएगा, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज साइंड MOU with Green State Hydrogen India Private Limited to set up a center of excellence in green energy. तो इन्होंने ये शुरू किया ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन एनर्जी शुरू किया जा सके। और ये भी बात हो रही है कि ये जो शुरू किया जाएगा इसका हेड ऑफिस कहाँ? देखो, PHDCCI ने ये भी प्लान किया है कि इसको सेटअप किया जाएगा एट इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये जरा आप लोग याद रखिएगा, इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030. Next question. In the context of recently approved Bima Sugam portal by Insurance Regulatory Development Authority, consider the following statement. तो इस स्टेटमेंट को देखिएगा और बताइएगा कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट, पोर्टल विल बी अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंश्योरेंस नीड।
दूसरा, इट विल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू पॉलिसी होल्डर विद एन ई इंश्योर ऐप। तीसरा, it will be accessible by insurers, agent and intermediaries and customers. Which of the following is are not correct? Only one, only two, only three, both one and two, both two and three. तो जब हम लोग बातें करते हैं ध्यान दीजिएगा, IRDAI ने अभी लॉन्च किया है बीमा सुगम पोर्टल, ठीक है, ये लाइव हो जाएगा 1 जनवरी से। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे सभी कंपनीज होंगी जो सेल करती हैं लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब बताया जा रहा है कि एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा हर एक इंश्योरेंस नीड्स के लिए। तो अगर हम लोग वापस आके यहाँ पे देखते हैं, पहला वाला पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट, it allows buyers to purchase life, motor, one health insurance. The portal will provide all these facility with an e-insurance account, EIA. ठीक है, यहाँ पे क्या था, with an e-insurance app, EIA. ठीक है। Next, web aggregators such as PolicyX, Policy Bazaar broker, banks and insurance agents will act as facilitators. The portal will be accessible by insurer agents. The portal will have linkages with UIDAI. ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक्सेसिबल होगा। इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये सिर्फ इंश्योरेंस ऐप जो है ये आपका क्या होगा, ई इंश्योरेंस ऐप ना होकर के क्या है, ध्यान दीजिएगा, ई इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था जो कि गलत था, बाकी सारे के सारे सही थे। उस हिसाब से ओनली 2 इज इनकरेक्ट, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, as per the latest report published by OAG Aviation Worldwide Limited, Delhi Airport has been named as world's what busiest global airport by seats 12th, 10th, 8th, 6th और 3rd। बताइएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है। दिल्ली हवाई अड्डा को किस नंबर का बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बताया गया है? तो देखिएगा, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय OAG एविएशन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड इन अक्टूबर 2022, Delhi Airport, also known as Indira Gandhi International Airport or IGI Airport in New Delhi, has been named world's 10th busiest global airport by seats. The Delhi Airport has improved to 10th position with 3380205 seats from its 14th position in October. Next, which of the following organization publishes World Energy Outlook? United Nations Organization, International Solar Alliance, World Economic Forum, International Energy Agency, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक? जल्दी जल्दी आंसर्स करो सभी, कौन पब्लिश करती है? ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। WEO 2022 ने स्टेट किया है जो ग्लोबल एमिशन है ये अपने पीक पर पहुंच जाएगा 2025 तक। भयानक बात है ये। WEO के मुताबिक जो कमिटमेंट्स हैं, जो नेशनल डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, जैसे भारत ने भी बोला है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग एनर्जी बनाएंगे और कार्बन नेट जीरो करेंगे, तो ये नेशनल डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन होते हैं। WEO के मुताबिक इन्होंने कहा है कि अगर ये सभी लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो फास्टर रिडक्शन के चांसेस हैं। द डिमांड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल इज एक्सपेक्टेड टू पीक और प्लेट्यू। द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट will increase by more than 50% from 2022 levels to $2 trillion per year by 2030. ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। NDC Synthesis Report 2022 has issued a warning that the climate plans of government around the world are still insufficient to keep global warming to 1.5 degrees centigrade. It is released by United Nations Human Settlement Program, International Atomic Energy Agency, Organization for Prohibition of Chemical Weapons, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया है नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट, और इन्होंने एनालाइज किया है कि जो NDCs हैं 193 पार्टीज की पेरिस एग्रीमेंट के, इंक्लूडिंग 24 अपडेटेड, ये जो है सबमिट की गई हैं आफ्टर COP26। सेकेंड सच रिपोर्ट है एनुअल समरी का क्लाइमेट का, जो कि कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है कि क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। ठीक है, इतने डीप में चीजें नहीं आती हैं, बट SBI के लिए अपियर करने जा रहा हो तो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिएगा, कदमत बीच हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल इको लेवल। एक सेकेंड, हाँ बच्चों एक सेकेंड बस रुके रहिएगा आप लोग। बेसिकली एक स्लाइड थी जो मुझे नहीं दिख रही थी, तो मैं थोड़ा सोच रही थी कहाँ गई, खैर
Kadmat Beach has received the international eco-level blue flag. The beach is located in गोवा, लक्षद्वीप, ओडिशा, पौंडीचेरी या तमिलनाडु. ठीक है, तो कदमत बीच जिसने रिसीव किया है इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग का, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. तो देखो, दो इंडियन बीचेस, एक आपकी मिनिकॉय ठुंडी बीच और दूसरी कदमत बीच, जो कि लोकेटेड है लक्षद्वीप में, इन्हें इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग का दिया गया है. दोनों जो बीचेस हैं ये 33 क्राइटेरिया जो कि फी यानी कि फाउंडेशन बाय एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क की जो रखती है वो इसको क्वालिफाई की है. अब चूंकि 2 और ऐड कर दी गई है, तो भारत से जो टोटल एडिशन हो चुकी है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस के लिए, ये 12 हो चुकी है. ठीक है, भारत में कुल 12 ऐसे बीचेस हैं जो कि ऑलरेडी इसमें ऐड की जा चुकी हैं. इस सर्टिफिकेशन को देता कौन है? फी संस्था है डेनमार्क की, वो देती है. Which edition of exercise Tiger Triumph 2022 has been conducted between Indian and USA Navy? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बताइएगा. टाइगर ट्रायम्फ कंडक्ट किया गया है इंडियन और यूएसए नेवी में, कौन सा एडिशन था? देखिए, सेकेंड एडिशन था अभी इंडिया यूएस ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, विच इज HADR. जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि आसियान और भारत में हुआ था समन्वय, HADR एक्सरसाइज था, सिमिलर याद रखिएगा. सेकेंड एडिशन था टाइगर ट्रायम्फ, ये भी एक HADR एक्सरसाइज होता है. ठीक है, इंडियन नेवी को लीड किया गया था मनीष शर्मा जी के द्वारा, चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ HQENC. यूएस नेवी को लीड किया गया था जनरल क्रिस मैकफिलिप्स जी के द्वारा. अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार टाइगर ट्रायम्फ किया गया था ये 2019 विशाखापट्टनम में हुआ था. नेक्स्ट, a report titled The Coldest Year of the Rest of Their Lives estimated that by 2050 every child across the world will be exposed to severe heat waves. The report is published by which of the following organization? WRI, Amnesty International, UNICEF, Transparency International या Defense for Children International? देखो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने रिलीज किया एक रिपोर्ट टाइटल कोल्डेस्ट ईयर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एस्केलेटिंग इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हर एक बच्चा विश्व भर में एक्सपोज्ड होगा सीवियर हीट वेव से. इसके साथ में 624 मिलियन चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वन ऑफ द 3 अदर हाई हीट मेजर्स. ठीक है, देख लीजिएगा, वर्चुअली एवरी चाइल्ड ऑन अर्थ विल फेस सीवियर हीट वेव इवन विद एन एस्टिमेटेड 1.7 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग इन 2050. एट प्रेजेंट अराउंड 559 मिलियन चिल्ड्रन across the globe are exposed to high heat wave frequency. International Animation Day is observed annually on which date? International Animation Day हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर 27, 28, 29, 30 या 31. तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल एनिमेशन डे को हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिससे हम सेलिब्रेट कर सके आर्ट ऑफ एनिमेशन. इस साल 2022 में 21st इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जा रहा है. इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया था कि 28 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाएगा. कौन से भारत के शहर में होस्ट किया गया 3 दिन का आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस इन नवंबर? देहरादून, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, गुरुग्राम. तो ये किस शहर में होस्ट किया गया क्वेश्चन पूछा जा रहा है. पहला कॉन्फ्रेंस आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ ये हुआ है 5 से 7 नवंबर के बीच देहरादून उत्तराखंड में. 3 दिन का स्पेस कॉन्फ्रेंस था, यहाँ शोकेस किया गया था जो ट्रेडिशनल मॉडर्न नॉलेज है इसको ब्लेंड करके. 35 स्पीकर्स थे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स? मीनाक्षी गोपीनाथ, हरदीप पुरी, अरविंद केजरीवाल, विवेक देबरॉय, विजय शेखर शर्मा. देखिएगा, हरदीप सिंह पुरी जी जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स. इसकी पब्लिशिंग की गई है रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा. ये एक कह सकते हो आप लोग कलेक्शन है पर्सनल नैरेटिव रिफ्लेक्शन ऑफ सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड. वो सब आप लोग देख लेना. लिखी किसके द्वारा गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मैसनरी seen in the news recently? ठीक है, earthquake resistant building, locomotive fleet, augmented reality, drone technology, none. ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन है सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मैसनरी का? देखो, रिसर्चर्स फ्रॉम देखो जो IIT कानपुर के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बताया है कि एक सॉल्यूशन आया फॉर रिट्रोफिटिंग ओल्ड नॉन अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग
with technology that can prevent major damage to such buildings from earthquake without compromising on their strength. तो बेसिकली ये earthquake resistance building के ही है जो है उन्हें एक बेसिकली कहा गया है कि जो भी earthquake resistant building है ये बेस्ट डिस्क्राइब की गई है एज सेमी कन्फाइंड अनरीइंफोर्स्ड ब्रिक मैसनरी में. वैसे भी कुछ हद तक ये क्लियर तक है. साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर? चाइना, फ्रांस, क्रोएशिया, इंडिया, फिलीपींस. देखिएगा, a team of Indian scientists from Indian Institute of Geomagnetism have developed India's first overhauser magnetometer. ठीक है, तो ये बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है. आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया. Who has been roped in by Imami Limited as its new brand ambassador? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, दीपिका पादुकोण. इमामी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अक्षय कुमार जी को बनाया है इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर. ठीक है. Which Indian film has won Best International Film Award at Saturn Award? झुंड, गंगूबाई, रॉकेटरी, पोनियन सेल्वन या आरआरआर? इस बार मैक्सिमम अवार्ड्स तो आरआर को मिले हैं, लेकिन फिर भी देखो, आरआरआर राइज रोर रिवोल्ट एक इंडियन तेलुगु फिल्म है जिन्हें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया 47th एडिशन ऑफ सैटर्न अवार्ड बाय एकेडमी ऑफ साइंस. आरआरआर की डायरेक्शन किसने की है? एस राजामौली ने, एस राजामौली. नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नैरेडको ने रिसेंटली फॉर्म किया है एक नेशनल फाइनेंस कमिटी टू हेल्प बिल्डर्स एक्सेस फंड. नैरेडको वर्क अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हाउसिंग अर्बन अफेयर, कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या रूरल डेवलपमेंट? देखिएगा, नैरेडको जो है 24th एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने फॉर्म किया था एक नेशनल फाइनेंस कमिटी और इसको नैरेडको की 24th जनरल मीटिंग के अंदर किया गया था. नैरेडको आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं. IRDAI ने फॉर्म किया एक 24 मेंबर कमिटी ताकि डेवलप किया जा सके रूरल इंश्योरेंस कवरेज. हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड इट? थॉमस एम देवाशिया, गौरव मिधा, दयानिवास शर्मा, KR रंजन या श्रीकांत अय्यर. सॉरी अगर ये आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम. ठीक है, बताइएगा. IRDAI ने एक 24 सदस्य की कमेटी भेजी है, बनाई है ताकि रूरल इंश्योरेंस कवरेज बढ़ सके. कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? तो देखिएगा, IRDAI ने 24 सदस्य की एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता थॉमस एम देवाशिया जी करने वाले हैं. एमिशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय UNEP, IAEA, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो देखिएगा सभी लोग, रिपोर्ट टाइटल एमिशंस गैप रिपोर्ट क्लोजिंग विंडो हैज बीन रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो इसको रिलीज किसने किया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है. ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन वर 6.3 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2020. ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या ये नहीं देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो USA है, इंडिया रिमेन्स फार बिलो द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 2.4 टन CO2. ये आप लोग देख लेना. हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत नहीं पूछे जाते हैं, स्टिल यू शुड बी अवेयर. ठीक है, तो वो एक बार आप सभी लोग ध्यान दिए रहना. सॉरी. At which place the 29th edition of Singapore India Maritime Bilateral Exercise has been held? Options: पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, मुंबई, जोधपुर, पुणे. कहाँ पर यह हुआ था? देखिएगा, इंडियन नेवी ने 29th एडिशन सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स की थी 26 से 30 अक्टूबर तक. ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश के अंदर. ओके, तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं. अगर आपको सेशन अच्छा और अच्छे क्वेश्चंस लगे तो प्लीज बताइएगा. फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में. तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मजे में रहो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद, जय भारत. गॉड ब्लेस यू. लव यू. बाय.